हम अभी अभी 18वीं लोकसभा का गठन और देश का चुनाव का सबसे बड़ा पर्व हम मना करके आए हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा देश, जिसे हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और जो लगभग 1100 साल पहले का भी जो चित्र हम सबको देखने को मिलता है, जिसमें उत्तरा मेरू स्थान पर प्रजातंत्र की बुनियादी बातों का हमको जिक्र मिलता है और इसीलिए हम गौरव के साथ कहते हैं कि डेमोक्रेसी कोई वेस्टर्न वर्ल्ड की देन नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रही है तो वो भारत रही है। और ऐसे प्रजातंत्र को का गला घोटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हम सबको यह भी मालूम है कि देश उसके खिलाफ खड़ा हुआ और हम लोगों ने डट करके उसका विरोध किया और उसी का नतीजा है कि प्रजातंत्र भी बहाल हुआ और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव भी अभी हम संपन्न करके 18वीं लोकसभा हम बना रहे हैं। मित्रों, यहाँ बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आप सब से इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप जिन लोगों ने इमरजेंसी देखी है उनसे आप इस सप्ताह में ज़रूर मिलिए और उनसे आप ज़रा जानने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके को भारत को पहुंचा दिया गया था, कैसी परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी थी। आज का नौजवान का बच्चा कभी कल्पना भी नहीं कर सकता और ये कल्पना इसलिए नहीं कर सकता कि उस समय जिन लोगों ने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी, उसकी ताकत के कारण आज प्रजातंत्र मजबूत होकर के खड़ा है कि वो आज हम कोई कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरीके की परिस्थिति। मैं जब इस बात को कहता हूं तो आपको इस बात को भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज 50 साल हो गए हैं, 50 ईयर्स, 50वां साल है जब हमने इमरजेंसी के दुर्दिन देखे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एक रात में 9000 लोगों को उठा लिया गया, एक रात में। और किनको उठाया गया? कोई देश का नेता, प्रमुख नेता बचा नहीं था। मोरारजी देसाई, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसी लंबी श्रृंखला है जिनको उसी रात उठा लिया गया और उनको जेल में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा, 19 महीने से ज्यादा रहना पड़ा। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की थी। और क्या कसूर था? कसूर सिर्फ इतना था कि प्रजातंत्र की मजबूती के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। हम सबको मालूम है, मुझे जहां तक याद पड़ता है, शायद वो 12 जून की तारीख थी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का 1975 में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था और उस इलाहाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के कारण प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी, उनका चुनाव निरस्त हुआ था। वो अनफेयर मीन्स से चुनाव लड़ रही थी, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था। आप सोच सकते हैं, आज हमारे नौजवान बच्चों को शायद पता नहीं होगा, हमारे नौजवानों को मालूम नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अपने कुर्सी पर रहते हुए इंडिक्ट हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को निरस्त किया था और यही नहीं, 6 साल तक इलेक्शन से डिबार भी किया था। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई थी। इस तरीके से उस समय की स्थिति आई थी और उसके बाद कानून को बदला गया। कानून को बदलने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद रहीं और ये जो लड़ाई चल रही थी, वैसे तो लगभग 1974 से शुरू हो गई थी, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के माध्यम से, जो सारे देश में प्रजातंत्र को बचाने के लिए और
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के माध्यम में ये जब श्रीमती इंदिरा गांधी का फैसला आया और जिस तरीके से उन्होंने संविधान को बदल करके अपनी कुर्सी की रक्षा करने का प्रयास किया, उस समय सारा देश आंदोलित हो गया, उद्वेलित हो गया। और उस उद्वेलना को रोकने के लिए 25 जून की रात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और हजारों लोगों को उसी रात को उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें मैंने नाम आपको बताया। देश का कोई प्रमुख नेता नहीं था जो बचा हो, कोई प्रमुख नेता नहीं था। यानी अगर आप 1977 के लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची उठाएंगे तो उस सूची में जो भी एमपी बना वो कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट नहीं था जिसने 18 महीने 19 महीने जेल में नहीं काटे हों। इस तरीके की परिस्थिति थी। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब रक्षा करने की बात की जाती है देश के, तो हमारे स्वयंसेवक, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी उस समय पूरा अपना योगदान किया था। लगभग 1,40,000 लोग, आप आंकड़े पर ध्यान दीजिएगा, 1,40,000 लोग मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडियन रूल DIR के तहत गिरफ्तार हुए थे। 1,40,000। और आपको जान करके ये भी गौरवान्वित महसूस होगा कि उसमें से लगभग 75,000 से 80,000 लोग वो हमारी विचारधारा के थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनसंघ होता था, उसके लोग। ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा करके उस समय देश की रक्षा के लिए आए थे। और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि उस समय मैं इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, मैट्रिकुलेशन पास करके हटा था 74-75 में, और मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरीके का वातावरण बना दिया गया था, जिस वातावरण में घर के अंदर भी उन्मुखता से बात नहीं कर सकते थे, यह परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी थी। पता नहीं मेरा भाई ही मुखबिर हो सरकार का, पता नहीं कौन हमारे घर से ही हमारी CID करता हो, इस तरीके का एक प्रश्नवाचक चिन्ह आकर के खड़ा हो गया था। और मैं जब बताता हूं कि इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था, कॉलेज नहीं दिखते थे, वो पुलिस की छावनी दिखती थी, छावनी, कैंप दिखता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज चर्चा हो रही है, मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। आप कभी इमेजिन करेंगे कि 2 साल के दौरान, मेरी इंटरमीडिएट के दौरान, मेरे क्लास को 2 बार अरेस्ट किया गया, 2 बार, इंडिविजुअली नहीं, सारी क्लास को। और सिर्फ दोष क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा हमारी क्लास में लगा। सारी क्लास को उठा करके ट्रकों में बैठा करके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और CRPF के ट्रकों में बैठा करके जेल में डालने का काम किया 2 बार। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमें एक बार नहीं, अनेकों बार कॉलेज के प्लेग्राउंड से उठा करके, और हमें ही नहीं, सारी क्रिकेट की टीम को, सारी फुटबॉल की टीम को, सबको उठा करके हमारे शहर से 20 किलोमीटर दूर जाकर के किसी अनजान जगह पर छोड़ने का काम ये हमारे कॉलेज के बच्चों के साथ हो रहा था, जो सिर्फ अपने जोश में, नौजवानी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद का नारा लगाते थे। इस पर इस तरीके की परिस्थिति ला करके खड़ी की थी। और जैसा मैंने कहा कि 1,40,000 लोग, और उसमें से ज़्यादातर लोग हमारी विचारधारा के थे, जिनको अरेस्ट किया गया, लेकिन एक भी नहीं टूटा। हर दिन सत्याग्रह हो रहे थे, और आप सबको मालूम है कि इस इमरजेंसी को हम लोगों ने पूरे 19 महीने झेला, और उसके बाद फिर चुनाव हुआ, और उसमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, मीडिया पर प्रतिबंध लगा। सेंसर्ड मीडिया, कुछ नहीं आता था। हमें याद है, हम कॉलेज के दिनों में
जो पर्चियां छपती थी वो रात को हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, बताते थे कि देश की स्थिति क्या है, कहाँ क्या चल रहा है, किस तरीके से जुर्म ढाए जा रहे हैं और किस तरीके से चीज़ों को रोका जा रहा है, प्रजातांत्रिक लोगों को रोका जा रहा है। ये भी उस समय नारा लगा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये इनकी सोच हो गई थी, ये प्रजातंत्र का गला घोटने वाले लोग। अब ये बात अलग है, अलैदी है कि राहुल गांधी जी ने इतिहास कम पढ़ा है, इसलिए उनको इतिहास की जानकारी कम है। वैसे भी पढ़ने लिखने का शौक शायद कम है, मालूम नहीं डिग्री कितनी आई है, लेकिन इतिहास कम पढ़ा है। का एक्ट जो लेकर के आए, जिस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सब तरीके की सुविधाएं दी गई और जो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे उनको, जो भी एडेड और अनएडेड स्कूल्स थे, उनके साथ दोहरा मापदंड करने का काम किया। ये हम सबके ध्यान में है। और उसी तरीके से अपनी ही सरकार का 2013 में चुनी हुई सरकार, कैबिनेट का ऑर्डिनेंस, उसको फाड़ने का काम किसी और ने नहीं किया, ये शहजादा राहुल गांधी ने किया। ये प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं, अपनी चुनी हुई सरकार इस तरीके की स्थितियां ला करके खड़ी की हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र मतलब, मैं अगर आप कहिए तो मैं हमेशा एक बात कहूँगा, रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। जनता ने नीचे लगा दिया लेकिन अड़ नहीं गई। आप देखिए जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके से ये चर्चाएं करते हैं, वो भी हम सबके को ध्यान में है। न संसदीय मर्यादाओं का ध्यान में रखते हैं और न ही संसदीय शब्दावली का ध्यान में रखते हैं। आज चर्चा करते हुए कहा, अब आप बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा करने बैठे। कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है, वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। और इस तरीके की आपको इनकी मानसिकता के बारे में ध्यान में तो आया ही होगा। जब आज हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं, काला दिन को, तो याद रखना इनके मन में यही विचार है और वो एक ही विचार है, मेरी मानो नहीं तो हम तुम्हारे साथ जो व्यवहार करेंगे वो अभी आप सबके सामने है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सबके माध्यम से इमरजेंसी की याद को ताज़ा करते हुए इनके जो षड्यंत्र थे और इन्होंने जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा, और एक बार नहीं, ये बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, जिन्होंने एक समय में सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन को अपने गिरफ्त में लेने का प्रयास किया, वो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि स्पोर्ट्स कोटे में आकर के कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो अच्छा छात्र नहीं हो जाते। छात्र होने के लिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इतिहास जानने के लिए तो बहुत कुछ जानना पड़ता है। ये सिल्वर स्पून से पैदा हुए लोग ये क्या जाने प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले। इसलिए मित्रों, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली है, सिवाय जम्मू कश्मीर को, और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था, गृह मंत्री जी ने कहा था
कि वहां पर फिर से रिस्टोर होगा और डेमोक्रेसी में वहां पर चुनाव होगा। और अभी भी श्रीनगर में बोल करके आए, कोई राष्ट्रपति शासन लगा है क्या? कहीं लगा है क्या? ये प्रजातंत्र के मूल्यों के लिए जीना पड़ता है। हमें मालूम है कि बिहार में लालू सरकार ने क्या क्या उपद्रव किए। हमें मालूम है कि वेस्ट बंगाल में आज किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह दी जा रही है। हमें मालूम है कि किस तरीके से वहां के प्रजातंत्र को हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम वो लोगों में से हैं जो प्रजातंत्र की लड़ाई प्रजातंत्र की ताकत से लड़ते हैं, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। लेकिन ये वो लोग हैं जो हर तरीके से षड्यंत्र करके प्रजातंत्र को कुत्सित करने का, गला घोटने का काम करते हैं। और इसीलिए हम ये चाहेंगे कि आप इन सारी बातों को जनता के बीच में ले जाएं। हमारे एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें हम जन जन तक इनकी काली करतूतें, इनके गैर प्रजातांत्रिक मंसूबे, इनके गैर प्रजातांत्रिक तरीके से किए गए कार्यों को जनता के सामने रखेंगे और इनका जो असली चेहरा है उसको हम सामने उजागर करेंगे। और ये जो मुखौटा लेकर के घूम रहे हैं प्रजातंत्र का, और ये जो संविधान के रक्षक बनकर के घूम रहे हैं, जिन्होंने कि संविधान की एक बार नहीं अनेकों बार अनदेखी भी की है और निरादर भी किया है, इसको जनता के सामने ले जाएंगे। ये हम आपके सामने बताना चाहते हैं। आप सब लोगों ने मेरी बात को बहुत गौर से सुना है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये कार्यक्रम चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।